नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं होमकार और आज के शो में हम बात करेंगे लखनऊ में हुई यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बारे में। देखिए, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बारे में मंथन किया। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत उत्तर प्रदेश के 3000 नेता शामिल हुए। इस बैठक की शुरुआत में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव में विपक्ष के बारे में बात की गई, जिसने चुनाव के दौरान झूठा प्रचार किया, आरक्षण, संविधान पर भ्रम फैलाने का काम किया, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। कांग्रेस को भस्मासुर तक कहा गया। देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने का संदेश भी दिया गया, जिसमें खास तौर पर एक बात का जिक्र था, एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान। सवाल है कि आखिर यूपी में पार्टी की हार का गुनहगार कौन है? हार को भय, भ्रम, भीतरघात से जोड़कर बीजेपी आखिर किस दिशा में जाना चाहती है? क्या बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करने जा रही है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से मेरे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और संजय त्रिपाठी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे ताजा। लेकिन पहले जरा वार पलटवार देख लीजिए। अधिकारियों ने जो लापरवाही की और जमीनी स्तर पर इन्होंने काम नहीं किया, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, इसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ा। अधिकारियों की लापरवाही एक खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नाराजगी भी एक विषय है, उसको नकार नहीं सकते। जरूर सुधार की जरूरत है, सुधार होना चाहिए, तभी हम 27 में पूर्ण बहुमत से फिर आएंगे। बदलापुर के विधायक ने कह दिया कि थानों कचहरी की हुकूमती से ने कह दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, परेशान किया जा रहा है। क्या लगता है आप उनकी बात ढंग से सुनी नहीं ठीक से। कोई नाराजगी नहीं, बहुत अच्छा। नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सब अच्छा चला। परिवार में चर्चा पर चर्चा होती है। की बात आ रही है कि नाराजगी है कार्यकर्ता जैसी बात। अभी चर्चा होने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐतिहासिक मतों से विजय हुई है। प्रशासन का रवैया जो है वो निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन कुछ जगह प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी या कर्मचारी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। तो भीतरघात करने वाले लोगों की पहचान हो गई है। पार्टी उस पर निर्णय लेने का एक्शन होगा, उस पर आपको लगता है? बिल्कुल पार्टी करेगी। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। राहुल गांधी का भानुमति का कुनबा अब बिखरना शुरू हो गया है। जिसके पास न नेता हो, न नीति हो, न नीति हो, केवल सत्ता एवं सत्ता की लिप्सा से जुड़े हुए लोगों का समूह है। ये गठबंधन, ये बिखरना तय है। देश के चारों कोनों में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा 13 में 11 चुनाव हारी। तो यानी कि जनता ने मन बना लिया कि अब भाजपा का फेंकना, झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के झूठे वायदे, ये सब जनता ने छोड़ा। तो
आखिर उत्तर प्रदेश ने जो झटका बीजेपी को दिया उसके पीछे की वजह क्या रही? आखिर कौन से वो मूल कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई? यही तमाम मुद्दे जिससे लेकर लगातार मंथन हो रहा है उत्तर प्रदेश को, खासतौर से बीजेपी अब देख रही है कि आखिर कहां पर कमी रह गई। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं, इसी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। एक एक करके सबसे सवाल जवाब होंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले जरा ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से और संजय त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले जरा अभिषेक से जान लेते हैं कि लगातार मंथन हो रहा है, लगातार विचार विमर्श हो रहा है, निकल कर क्या आ रहा है, अभी क्या ताजा अपडेट है अभिषेक? देखिए, अभी हमारे साथ में यूपी के डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, वरिष्ठ नेता हैं और अभी अभी ये खत्म हुई है बैठक, वहां से निकले हैं। इसका निचोड़ पहले आप बता दीजिए, क्योंकि इस बैठक के शुरू होने से पहले कई तरह की हम बातें सुन रहे थे कि नाराजगी है, उसको लेकर के यहाँ बात होगी, यहाँ कुछ एक्शन होगा। क्या निकला आखिर? इतना पहाड़ अगर कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता और कार्यकर्ताओं का जोश आपका कैमरे ने भी देखा होगा और पूरे लोगों ने भी देखा होगा। जोश में ना तो कोई कमी है और बल्कि एक ऐसा आक्रोश है कि दुगनी मेहनत से आने वाले समय में एक नया रिकॉर्ड बने। ये डॉक्टर साहब की जो शिकायतों की बात आई थी, आपके बहुत सारे विधायक बोले थे, आप तो अखबार और टीवी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो इस पर तो लोगों की अगर कोई राय आती है वो बीजेपी की राय या कार्यकर्ता की राय नहीं होती। एक दो लोग अगर अपनी व्यक्तिगत राय में कोई बोलता है तो इतनी बड़ी पार्टी में उसको कार्यकर्ता तो वही बात को मानता है जो हमारा अध्यक्ष कहे, कार्यकर्ताओं की हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व या हमारा संगठन कहे। कार्यकर्ताओं पे एक सवाल आपको मैं बताऊं, बीजेपी का ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता अपने से बड़ा उस संगठन को मानता है। सवाल मैं आपसे कार्यकर्ता पे और कर लूं, कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, केशव जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि आपका जो दुख है वही मेरा दुख है। कार्यकर्ताओं की जो थोड़ी बहुत ग्रीवांसेज हैं उसके लिए कुछ आपको दिखा कि कोई रास्ता निकलेगा? उनका मंतव्य बिल्कुल साफ था कि वो जो अचीवमेंट चाहते हैं, जितना कि हम 100% अपनी अचीवमेंट करें तो वो हम प्राप्त करें, उनका इशारा उसी तरफ था कि 2027 को लक्ष्य मानकर हम 2/3 नहीं 3/4 से जीते। कोर्स करेक्शन की अगर डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, कोर्स करेक्शन का, इतनी सारी जो शिकायतें आ रही हैं, आप जो कह रहे हैं, आपका कहना है कि वो निगेटिव नहीं है, उनको पॉजिटिव ले, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन होगा। इतने हार के बाद इतनी सारी शिकायतें, इतना लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब हम जीतते हैं तब भी हम समीक्षा करते हैं, और जब हमारी आशा के अनुकूल रिजल्ट नहीं होते या कुछ कम होते हैं तब भी हम समीक्षा। कमियों पर भी तो बात होगी। हम सीखते हैं, हर अच्छाई से भी सीखते हैं और हर कमी से भी सीखते हैं, और कमी को ठीक करके हम दुगने उत्साह से लग जाते हैं। यही बीजेपी है, यही संगठन है। दो सीटों से चल के आज हम पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये सरकार बनाम संगठन का भी एक नैरेटिव खड़ा हो गया इस बीच में। यहाँ तो संगठन और सरकार दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। ये बात आप दिल से बोल रहे हैं या दिमाग से दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। और संगठन और शासन में मुख्यमंत्री और संगठन एक दूसरे से पूछकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये इनका ये कहना है कि कहीं भी कोई मतभेद आपस का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, केशव मौर्य ने आज ये बोला है कार्यकर्ताओं के सामने कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनके इस कहने पे जमकर के तालियां बजी हैं। तो वो जो अंडर करंट है वो भी यहाँ दिखाई पड़ा है कार्यकर्ताओं के बीच में, जो असंतोष की जो बात यहाँ पर बहुत दिन से कही जा रही। शिरीन, ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। जाहिर है कि अब इस चीज को, इस तस्वीर को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है और ये बैठक उसी का हिस्सा भी है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में किसी भी तरीके का ना तो गुस्सा है और ना ही कोई हताशा नजर आ रही है। आप तो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से मिल भी रहे हैं। आप क्योंकि सब कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसका असर दिख रहा है क्या? बातचीत में क्या नजर आ रहा है? असर तो तब दिखेगा शिरीन, जब 10 सीटों का जो पहला परीक्षा है वो भारतीय जनता पास कर पाएगी तब। तो ये बताइए, कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बैठक में आप मौजूद रहे, मैं देख रहा था बड़ी संजीदगी से आप पूरा भाषण सारे के सारे वक्ताओं का सुन भी रहे थे। क्या लगता है, कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है वो भारी है या इस बैठक से कार्यकर्ता जोश में आएंगे? नहीं, कार्यकर्ता असंतोष नहीं है।
कार्यकर्ता संतुष्ट है, पहले भी संतुष्ट था, थोड़ा कभी कभी 4 चुनाव लगातार हम जीते हैं, हम 2014 जीते हैं, हम 17 जीते हैं, हम 19 जीते हैं, 22 जीते हैं। कभी कभी ऐसा लग जाता कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो शायद कार्यकर्ताओं को लगा कि सब जीत रहे हैं, तो उतनी निराशा नहीं हुई, पर थोड़ी काम की गति थोड़ा मुझको लगता है ढीली हुई। उसे मैं भी कार्यकर्ता के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अजय भूपेंद्र चौधरी जी ने और पार्टी के सब नेताओं ने हमको यही मंत्र देने का काम किया कि हम सब लोग उन सब बातों को छोड़ करके नई ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, जिन लोगों ने भ्रमित करने का काम जनता को करने का काम किया, वो भ्रम भी जनता का तोड़ना। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि मोदी जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, मेडिकल व्यवस्था, आतंकवाद पर नियंत्रण। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जीत का मंत्र तो लेके जा रहे हैं, जो सरकारी तंत्र जिस तरह से कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसका निराकरण कैसे हो? देखिए, कहीं कहीं बात आती है, कोई एक बात निगेटिव होती है और बातें बहुत दूर तक फैलती हैं। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री बहुत शानदार तरीके से उनकी शासन की व्यवस्था चल रही है, शानदार कानून व्यवस्था है, अधिकारी भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं अधिकारियों के बिना नहीं चल सकती, पर कोई एक अधिकारी गड़बड़ करता है तो उसका मैसेज थोड़ा दूर तक जाता है। वो सब विषय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है और मुझको लगता है कि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ होगी तो मुख्यमंत्री तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कपिल देव अग्रवाल हैं जो कह रहे हैं कि शिकायतें होना लाजमी है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कई बार कार्यकर्ता असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है और अहम बात भी ये है कि उन शिकायतों का निस्तारण उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल, क्योंकि भीतर खात की खबरें हो, चाहे नाराजगी और असंतुष्टि साफ तौर पर जो देखने को मिल रही थी, उन्हीं तमाम चीजों को ठीक करने की ये कवायद पूरी हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी, संजय आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। अब चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और अजय आलोक जी, आप ही के पास आना चाहूंगी सबसे पहले। मतलब इस मंथन में और लगातार जो संबोधित किया जा रहा है इस कार्य समिति की बैठक में, उसमें ऐसा लग रहा है कि हार के कारणों के पीछे सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो कांग्रेस को ठहराया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो यहां तक कह दिया गया कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, मतलब सलाह तक दी जा रही है, आप लोग अपने मन से सलाह दे रहे हैं उनके गठबंधन के दूसरे साथियों को कि आप लोग कांग्रेस से दूर हो जाइए। तो क्या आप लोग भी मान चुके हैं कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो मेहनत है उसकी वजह से नतीजा ये रहा? देखिए, हम लोग सबसे पहली बात कि अटल जी की वो पंक्तियां मुझे याद है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के राह पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। हम एक राजनीतिक दल के नाते अपने कर्तव्य के राह पे चल रहे हैं। ये चुनावी हार जीत आते रहती है, आज चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है। अभी राज्यवार हो रही है, अभी 2 दिन पहले केरला में हुई थी, तमिलनाडु में हुई, अब उत्तर प्रदेश में होगा, 17-18 को बिहार में है। तो हर जगह ये राज्यवार समीक्षा बैठक हम करते हैं, चाहे हम क्लीन स्वीप से जीते हों या हम कहीं हमारी सीटें कम हो गई। तो एक तो समीक्षा बैठक को चुनावी नतीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। दूसरी बात, कांग्रेस को जहां तक रही, कांग्रेस के बारे में अगर सच बोलना हमारा अधिकार है। समाजवादी पार्टी को आज प्रदेश अध्यक्ष ने एडवाइस दी कि भस्मासुर है कांग्रेस, आप सचेत रहिएगा। नहीं मानना है मत मानिए, सटते जाइए, आपको भस्म करने में कोई समय नहीं लगाएगी। क्योंकि मत भूलिए कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने अपनी जमीन कांग्रेस से ही छीनी है और ये लड़ाई तो होनी है, हम लोग जानते ही हैं, आज नहीं कल। देखते कब तक साथ साथ चलते हैं, ये वो अलग बात है। तो हमारा काम था बोलना। हमने अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी, ऊर्जा ये बात की दी कि भाई जितनी बातें हैं वो जनता के बीच में बोलना जरूरी है। सिर्फ टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कम्युनिकेशन जनता के बीच में, जब हम हर बूथ पे हम हैं, जब हर बूथ पे हमारी प्रेजेंस है, हमारे कम से कम 20-20 कार्यकर्ता हैं, तो हर बूथ पे वो 20-20 कार्यकर्ता हर गांव में अगर सिर्फ उपलब्धि बताएगा तो इनका झूठ का नैरेटिव तो ऐसे ही पर्दाफाश होता है। तो वही तमाम नेताओं ने कार्यकर्ता में ऊर्जा भरा और उस ऊर्जा का परिणाम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर इस 10 सीटों के उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं दरअसल आपके अंदर जो चल रही भीतर खाते उस पर भी आपसे सुनना चाह रही थी। ठीक है, चलिए, लेकिन क्योंकि आपने पूरा इस घड़ी की जो सुई है वो घुमा दी है यहाँ पर अनिल यादव जी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, तो अनिल जी, मतलब इस मंथन से एक ही चीज निकली और वो भी यहाँ पर अजय आलोक जी भी वही कह रहे हैं कि आप लोगों ने दरअसल भ्रम फैलाया, लोगों को बेवकूफ बनाया और उसमें आप कामयाब हो गए काफी हद तक।
देखिए, समीक्षा बैठक जो थी वो तो थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो सुझाव निकल के आ रहे हैं वो विपक्षी दलों के लिए आ रहे हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 1 कर लो, 2 कर लो, चाहे 3 समीक्षा बैठक कर लो, लेकिन तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का सपना जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने वाली नहीं है। आपको जनता ने ट्रेलर दिखा दिया 2024 के चुनाव में, आपको अभी उपचुनाव हुए वहां पर जनता ने ट्रेलर दिखा दिया, और 2027 में पूरी की पूरी पिक्चर जनता दिखा देने वाली है। मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आप पेपर लीक देखिए ना, आप छोड़िए ARO, नीट, UGC वगैरह ये सब छोड़िए, यहाँ तो जुडिशरी तक के पेपर में घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति न्याय देगा जनता को, उस तक के जो एग्जाम है वो ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। भ्रष्टाचार देखिए ना कैसा है, पूरब से लेके पश्चिम तक कहां नहीं, ना जाने कहां इनके पुल डूब रहे हैं, सड़कें बह जा रही हैं, स्कूल जो हैं वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं समय पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए अभी मोती सिंह का बयान देखिए, इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 41 साल के करियर में, राजनीतिक करियर में इतना भ्रष्टाचार मैंने कहीं नहीं देखा। और एक विधायक बदलापुर वाले, वो तो आपने ही चलाया, वो कह रहे हैं कि यदि यही स्थिति रही तो 2027 में हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। कारण क्या है कि आप मूल मुद्दों से भटक चुके हैं। आप अपने आप में इतना ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं कि आप जनता को भूल गए हैं। ना ही अपने कार्यकर्ताओं को, ना जनता को, दोनों को इस समय ये कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। इसी का रिजल्ट जो है इनके कार्यकर्ताओं ने भी दिया और जनता ने भी इनको दिया है। आप मुद्दे की बात देखिए ना, आज 1212 जिलों में 600 से ज्यादा गांव हैं जो डूबे हुए हैं। आप सोचिए ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। अगर आप घटनाओं की बात करी जाए, क्राइम की बात करी जाए, खुद इनकी कन्नौज की महिला नेता कहती है कि वहां के जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने मेरा उत्पीड़न किया है, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे मुद्दे तमाम आ रहे हैं। तो जब जनता आपके खिलाफ है तो निश्चित तौर पर आपको उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, और उन सब से बचने के लिए मैं बाकियों का रुख कर लेती हूं, लेकिन एक लाइन में अगर आप 30 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं जयलोक जी, जल्दी से। सबसे पहली बात मुझे अच्छा लगा, अनिल यादव जी जिनकी पार्टी पिछले 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सत्ता का मुंह नहीं देख पाई है, वो हमारे लिए इतने चिंतित हैं कि 2027 में हमसे सरकार नहीं बना पाएंगे अगर हमारा यही हाल रहा तो। चलिए हम हाथ सुधार लेंगे आपके हिसाब से, लेकिन क्योंकि 27 में सरकार हम ही बनाएंगे अनिल जी, आप नजदीक भी नहीं फटने जा रहे हैं। 27 में भी सरकार हम ही बनाएंगे और 29 में भी हम ही बनाएंगे। लेकिन सरकार बनाने वाली जो चिंता है वो चिंता तो दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, और आपकी पार्टी के खुद के अंदर से ही ये आवाजें उठ रही हैं। चलिए, अनिल यादव ने जो कहा वो कहा, लेकिन अंदर की आवाजें जो हैं उस पर तो आप बोलेंगे ना, जवाब आप तैयार रखिएगा। लेकिन एक कमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लूं। अब जरा मनोज काका जी, क्योंकि आप लोगों को नसीहत मिली है सीधे सीधे, जो इस मंथन में बीजेपी की कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसमें ये कहा गया है कि भाई बचकर रहिए, कांग्रेस परजीवी है, भस्मासुर तक कह दिया गया है कि आप लोगों के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। कौन परजीवी है और कौन भस्मासुर है, पहले अपना वो जो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे अगर जरा भी सचेत व्यक्ति होता है तो पत्थर नहीं फेंकता है। भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं भस्मासुर है, जिसकी हमेशा से राजनीति और विचारधारा ही धूर्तता, भ्रम फैलाने की, झूठ बोलने की, सांप्रदायिकता फैलाने की थी। शिवसेना को महाराष्ट्र में किसने खत्म किया कौन नहीं जानता है, और अकाली दल को पंजाब में किसने खत्म किया कौन नहीं जानता है, पीडीपी के साथ किसने धोखा किया कौन नहीं जानता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस दल के साथ इसका राजनीतिक समझौता हुआ, सबको इन्होंने खत्म कर दिया। हरियाणा में किसको खत्म किया इन्होंने कौन नहीं जानता है। तो जिनका समूचा चरित्र ही दूसरे को धोखा देने का हो, वो वही करेगा। भाई ने बात करी अटल जी की, अटल जी एक और बात कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं भस्मासुर हो चुकी है, स्वयं उसका पूरा चरित्र ही, चूंकि जो लोग जिस चरित्र के होते हैं वैसा ही चरित्र दूसरे के प्रति सोचते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पे बात नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में 18 पेपर लीक हुए उस पर नहीं बात होगी, उत्तर प्रदेश में 2018 के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के अभी तक भर्ती का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ उस पर बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, अब आलोक जी तो चूंकि फ्रिंज एलिमेंट है ना, कुछ भी कोई भी बात कह देंगे तो इन्हें हिंदी में लंपट कह देती है भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी से भी आगे बढ़ के बेचारे बोलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मोती सिंह से बड़ी इनकी हैसियत तो होगी नहीं। पूर्व मंत्री ने जब स्वीकारोक्ति की कि हम अपने 42 साल के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इंडियन एक्सप्रेस की इनको रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के
जमीन से पूरा धंधा हुआ, लूट हुई, उसमें इनके नेता मंत्री विधायक सब शामिल रहे। और योगी आदित्यनाथ जी से भी बड़ा चेहरा अजय आलोक का नहीं है, इनको पहचानते भी नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ भी जब अयोध्या जाते हैं तो अपने विधायकों को कहते हैं, हे दूर 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 हटो, दूर हटो, तुमने बहुत जमीन लूटी है। तो जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री स्वयं इस स्वीकारोक्ति कर रहे हो कि भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर लूट है, तो जनमानस जाग चुकी है, वो जान रही है। अब 10 सीटों का भी आपको मैं आंकड़ा बता दूं, चाहे फूलपुर ले लीजिए, चाहे और जो सीटें हैं, सब में समाजवादी पार्टी की जो चुनाव हुए हैं लोकसभा की, उसमें समाजवादी पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोट पाई है। तो उस 7 सीटों पर हमारी ऐसे ही बढ़त है। ठीक है, देख लेते हैं ना, वो तो जब होगा, आप दावे आप भी कर रहे हैं, तो दावे वो भी कर रहे हैं, और किनके दावों पर जनता मोहर लगाती है ये तो हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए रोहित अग्रवाल जी, क्योंकि अब 24 के नतीजों के बाद एक चिंता की लकीर तो पूरे गठबंधन के लिए खड़ी हो गई है। बीजेपी ने जिस भी तरीके का परफॉर्म किया उसका असर तो एनडीए गठबंधन पर पड़ ही रहा है, क्योंकि अब सवाल 27 पर उठ गया है, तो चिंता तो आप लोगों की भी बढ़ रही होगी। देखिए, बिल्कुल चिंता बढ़नी चाहिए और चिंता हमारी बढ़ भी रही है, और यही हमारी शक्ति है, क्योंकि हम जीतने के बाद भी समीक्षा कर रहे हैं, और जो लोग हार गए हैं वो मग्न हैं कि साहब वो जीत गए हैं, शायद वो जश्न मना रहे हैं, उनको कोई समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सरकार बनाई हो, जबकि सत्य ये है कि एनडीए ने सरकार बनाई है, वो लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में हैं, और विपक्ष में ही रहने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जीतने वाला समीक्षा कर रहा है अपनी, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जनता के प्रति वफादार हैं, क्योंकि अगर हम हल्का सा कम हुए, हमको चोट लगी, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं देखने की कि साहब ये चोट क्यों लगी। परंतु आप ये देखिए, जो लोग नकार दिए गए जनता द्वारा, जिनको जनता ने पुनः विपक्ष में रखा है, वो आत्ममुग्ध हैं, उनको लग रहा है साहब वो जीत गए। तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और कांग्रेस परजीवी है, इसका तो पूरा एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी जी ने 15 साल में जिस तरीके से कांग्रेस को खत्म कर दिया, आपको नहीं लगता उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन बना लिया इन्होंने। अब लीडर ऑफ अपोजिशन बना लिया तो इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए उनको अगले 5 साल चाहिए बस। तो ये तो डेफिनेटली ये पूरा क्लियर है कि इंडिया गठबंधन को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जी पर्याप्त हैं, और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये क्या जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए शरीन जी, आप एक बड़ी एंकर हैं, क्या किसी भी डिबेट में ये लोग आके मुद्दों की, जनता की बात करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ना जाने कहां कहां के मुद्दे लेके आते हैं। ये समाजवादी पार्टी वाले क्या बोलेंगे संविधान के ऊपर? ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले इनके एक बड़े नेता है आजम खान साहब, जो आजकल जेल में हैं, वो कहा करते थे, 2016 का उनका बयान है, ये जो अंबेडकर जी हैं ये भूमाफिया हैं, उनकी तरफ उंगली करके उन्होंने बयान दिया था। किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरी तरीके से मीडिया के अंदर अवेलेबल है वो बयान, आप चला के देखिए। जिन्होंने अंबेडकर का अपमान किया हो वो बात कर रहे हैं संविधान खत्म होने की। मेरे संविधान की तो रक्षा करने का काम एनडीए कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के हित में संघर्ष कर रहा है, और हम किसानों की बात करते हैं। परंतु आप देखिए, किसी भी मुद्दे के ऊपर विपक्ष किसी भी मुद्दे पे बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जिस मुद्दे पे बात करेगा उसको जवाब मिल जाएगा कि कहां पे काम हुआ है, तो इसलिए वो चाहते ही नहीं है मुद्दों पे बात मुद्दे लेकर बैठे हैं। आप भले ही उसको मुद्दों, एक मिनट ठीक है, मैं एक बार राकेश शुक्ला जी के पास आती हूँ, फिर आप अपना अब इसमें जो भी आपको बोलना है बोलिएगा राकेश जी, क्योंकि देखिए ये मंथन अब लगातार हो रहा है, भले ही इसको जीत का मंथन कहा जा रहा हो, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस मंथन करने पर मजबूर किया है पार्टी को। तो भय, भ्रम और भीतर खाद, यही 3 वजहें सामने आ रही हैं सर, या और भी कोई पीछे की तस्वीर है जो अभी तक निकल कर नहीं आई सामने? देखिए, भय तो हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि यदि योगी और मोदी की सरकार है तो मतदाताओं में भय होने का कोई कारण समझ में नहीं आता, और यदि इसके बाद भी मतदाता भयभीत है तो ये कहना कि वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये दावा करना उचित नहीं है। भीतरघात हम इसलिए नहीं मानते हैं कि यदि मोदी जी के नाम पे मतदाता वोट देता रहा 14, 19, तो 24 में भी वो मोदी जी के नाम पे ही वोट दिया गया था, क्योंकि मोदी जी की गारंटी थी। तो इसलिए भीतरघात कौन कर पाएगा, क्योंकि इतना मोदी जी से ताकतवर नेता तो ऐसा कोई नहीं है जो भीतरघात कर सके और वोट कम करा सके। तो ये 2 विषय नहीं। अब जहाँ तक भ्रम की बात है, तो ये निश्चित तौर पे 2 बड़े मुद्दे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाया गया, एक संविधान बदलने का और दूसरा योगी को बदलने का। क्या ये दोनों मुद्दे प्रभावी थे? क्या इस समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई है? दूसरा, यदि संविधान बदलने का और योगी जी का बदलने का मुद्दा 24 में प्रभावी था, तो मुझे लगता है 10 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव से बहुत सारी तस्वीर क्लियर होगी कि क्या योगी जी को बदलने का मुद्दा प्रभावी था। यदि उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटें वापस लाती है, अपने सहयोगी दलों की सीटें भी वापस लाने में कामयाब होती है, तो ये माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से संविधान बदलने से ज़्यादा प्रभावी उत्तर प्रदेश में योगी जी के बदलने का मुद्दा रहा है।
ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष एक तरीके से नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा, अगर एक ही वजह होती है तो हो सकती है, यही कह रहे हैं सर आप? जी, मेरे कहने का मतलब वही है कि यदि 10 सीटों का विधानसभा चुनाव है, वो बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करेगा। वो ये भी स्पष्ट करेगा कि इंडिया गठबंधन भी कितना मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अब ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हमको सीट दीजिए। अब समाजवादी पार्टी कितना बड़ा दिल दिखाती है, क्या वो सीटें दे पाती है जिन सीटों में 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है? क्या ये सारी चीजें, तो मतलब सिर्फ योगी की ही नहीं, इंडिया गठबंधन में आपके अखिलेश जी और राहुल जी की भी परीक्षा आएगी कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से 27 तक आगे बढ़ पाएगा। ठीक है अनिल जी, उस परीक्षा के लिए तैयार हैं आप लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं राकेश जी? जब चुनाव था तो उससे पहले भी इसी तरह की बातें होती थी कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं हो पाएगा, लेकिन और खासकर मीडिया के साथ ही बहुत हमसे सवाल पूछा करते थे, लेकिन आपके सामने है जो रिजल्ट आया। जहां तक, क्योंकि अभी दोनों प्रवक्ता बोले, भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी लोगों से मैं भाषा की कोई मर्यादा रखें इसकी अपेक्षा तो नहीं रखता। जब इनके बड़े नेता पार्लियामेंट में परजीवी पैरासाइट कह देते हैं, अब हम लोग इन लोगों को वायरस कहने लगे, बैक्टीरिया कहने लगे, तो शोभा थोड़ी देगा। अब वो साथी बैठे हुए हैं RLD के, वो हमें तमाम तरह के शब्द कह रहे हैं, हम 58 54 में यहाँ पे उछाल के दिखाऊं तो अच्छा लगेगा आपको, और उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किसको उछाला है, आप भी समझ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं मुद्दों की बात करता हूं, क्योंकि साथी कह रहे थे, ये कह रहे थे हम समीक्षा कर रहे हैं, हारने के बाद भी हम समीक्षा, वो जीतने के बाद भी हम समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, ये बंद कमरों में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा कर रहे हैं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, बीच में ये क्या तरीका है? सुन लेते हैं ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये क्या बात नहीं करते, ये क्या अभद्रता कर रहे हैं भाई, ये क्या अभद्रता है भाई? मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। सुन लीजिए रोहित अग्रवाल जी, रुकिए एक सेकंड, 1 मिनट पहले बोलने दीजिए। अगर अभद्रता करनी है तो आप इन्हीं को बुलवाइए। फिर मैं आती हूँ आपके पास, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए पहले अनिल यादव क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं ना पहले। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मैं इनके बीच में नहीं बोला था, तो उसी मर्यादा का ये ख्याल रखें। ये कह रहे थे कि भाई समीक्षा कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के बाद भी, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ठीक बात है, समीक्षा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरों की बैठकों में। वहीं विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जनता के बीच में जा पहुंचा है। राहुल गांधी कहां है? हाथरस में लोगों के आंसू पूछने जा रहे हैं, मणिपुर में लोगों का दुख दर्द साझा करने जा रहे हैं। जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो नीट के मुद्दे पे बात करते हैं, अग्निवीर के मुद्दों पे बात करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं इनकी तरह से कि भाई अपने लोगों में बैठे रहे, वहीं पे 4 लोग बैठे, वहीं पे 4 लोग ताली बजाए, वहीं पे मोदी जिंदाबाद हो और करके खत्म कर दे। हमारा ये मकसद नहीं है। इन्होंने कहा कि मुद्दों पे बात नहीं करते। अरे भाई मुद्दों पे बात करिए ना, बताइए आप अग्निवीर को कब खत्म कर रहे हैं, बताइए नीट पर भाई आपका इतना बड़ा घोटाला आया, मैंने जुडिशरी के बताया कि भाई किस तरीके से पेपर लीक हुए। अभी मनोज काका भी कह रहे थे कि भाई शिक्षक भर्ती पे बात हो रही थी, 6 लाख शिक्षक आज की तारीख में सड़कों पर है उत्तर प्रदेश में। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर किसानों की बात कर रहे थे। पश्चिम में भी आप मान के चलिए अधिकतर सब जिलों का जो किसान है वो तहसीलों पर आज भी बैठा हुआ है। जहां हम स्टूडियो में बैठे हैं ना, यहां नोएडा का किसान, गौतम बुद्ध नगर का किसान आज भी अथॉरिटी के सामने बैठा हुआ है। आपको नहीं पता होगा, क्योंकि किसानों की बात तो आपको सिर्फ चुनाव में करनी है। आपको सत्ता मिल गई, अब किसानों से काहे का वास्ता। गाजियाबाद में जाके देखिए, वहां किसान अभी भी अथॉरिटी के सामने बैठा हुआ है। तो सिर्फ कहने के लिए ये जनता के साथ है निश्चित तौर पर, और ये जनता भी समझ रही है। रोहित, आप इसी का जिक्र कर रहे थे ना कि मुद्दों की बात नहीं करती। लीजिए, अब सवाल भी पूछ लिया उन्होंने, अब इसका जवाब दीजिए, फिर अजय आलोक आती हूँ आपके पास। देखिए शरीन जी, ये सरकार संवेदनशील है और हर मुद्दे के ऊपर जहां भी अगर कोई कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से कानून बनाया गया सख्त पेपर लीक के ऊपर, जो कि अब अगली विधानसभा के अंदर पास कर लिया जाएगा, और अगर किसी भी तरीके का पेपर लीक होगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और पेपर लीक की बात वो लोग करते हैं जिनकी सरकार में तो उद्योग था, पेपर का धंधा इनके ही नेता इनके कार्यालय से चलते थे, पेपर लीक का धंधा। तो वो लोग अगर पेपर लीक की बात करते हो, ये तो कभी जनता की बात सुनते ही नहीं। उनके समर्थन से सरकार चल रही है। अब ये बीच में बोल रहे हैं, ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बालक बुद्धि के प्रवक्ता हैं, और बालक बुद्धि के प्रवक्ता इसी तरीके से अपना उलझुल बातें करके और जनता के मुद्दों के टाइम को खराब करते हैं। बैल बुद्धि के साथ तो नहीं है आप, बैल बुद्धि के साथ हैं आप, अपना सोचिए। किसानों का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने किसानों को जेलों में भरा, जिन्होंने इमरजेंसी लगा के देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, 50 साल पहले चले गए। आज की बात करने का इन पे सवाल नहीं है, कोई इन पे वक्तव्य नहीं है। यदि शिष्टाचार भूल गए, इसी डिबेट में आप शिष्टाचार सिखा रहे थे कि मेरे बीच में मत बोलिए। आपने बोला था इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे तो मैं निश्चित तौर पर नहीं बोलूंगा। अनिल जी एक सेकंड सुन लेते हैं ना, जल्दी से खत्म कीजिए। आप प्रदेश के अंदर शिष्टाचार सिखाई दिया है कि आपको विपक्ष में रखा है, वो तो आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इधर से उंगली उधर की तरफ कर देना, इस पर सवाल उठा देना, जवाब कोई देना नहीं चाह रहा है। अजय लोग जी आप आइए, आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि
समीक्षा तो इन लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि हार कर भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम समीक्षा हम कर रहे हैं क्योंकि हम जीतने के बाद भी करते हैं। तो यहाँ पर अनिल यादव कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं ना, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम अपनी तस्वीर और आगे कैसे सुधर सकती है हम वो काम कर रहे हैं। चलिए, समीक्षा मुझे लगा कि दल के अंदर होती है, ये जनता के साथ समीक्षा कर रहे हैं। जानती किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में मिला के 62 सीट थी। 62 में से कांग्रेस का सीधा हमसे मुकाबला था। इनके तमाम घंटिया अलायंस भी इनके साथ थे। 62 में से मात्र 2 सीट जीत पाए। इसकी समीक्षा करनी चाहिए जाके छत्तीसगढ़ में, वहां पे मध्य प्रदेश में, जहां कमलनाथ के बेटे भी हार जाते हैं। इसकी समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। एक उत्तर प्रदेश में मानता हूं कि आपका संविधान का नैरेटिव कि संविधान खत्म कर देगी भाजपा, एक झूठा नैरेटिव फैलाने में कुछ हद तक ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अजय यादव जी, काठ की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती है। अब तो बीजेपी सत्ता में भी आ गई, 1 महीना सरकार को बने हुए हो गए, आगे भी आएगी। संविधान बदल गया क्या? कितनी बार ये नैरेटिव चलाइएगा? तो झूठा नैरेटिव तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। और जब से संविधान हत्या दिवस हमने घोषित किया, आजकल देख रहा हूं पिछले 3 दिन से संविधान दिखा नहीं रहे आजकल कहीं पे आप लोग। संविधान वापस बक्से में चला गया। 90 बार, एक बार नहीं, 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली, संविधान का धज्जिया उड़ाने वाली पार्टी, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी, 38वां, 39वां, 42 संशोधन करने वाली पार्टी हमें सिखा रही है कि संविधान का हवाला देखें। जनता में झूठ एक बार परोसा जाता है। आजकल राहुल गांधी को खोज रहे हैं लोग, 8,500 खटाखट कि 8,500 रुपए दे दीजिए, लगातार झूठ बोलते। ठीक है, मैं आपको यहाँ 1 मिनट के लिए हर जगह यही है, चाहे वो अभी कर्नाटक एक हो, बड़ी खबर बता दें पहले दर्शकों को अपने। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस बैठक में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नसीहत दी थी बीजेपी ने, जिस पर पलटवार सामने आ गया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को नकारात्मक, उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अपना रुख, उन्होंने भूपेंद्र चौधरी की सलाह पर पलटवार किया है। तो सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया। आपको बता दूं मैं कि अभी थोड़ी देर पहले इसी बैठक में अखिलेश यादव की पार्टी को नसीहत दी गई थी और ये कहा था कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। ये देखिए, उनका पलटवार यह है कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अखिलेश यादव ने तुरंत इस पर अपना रिएक्शन भी दे दिया और कहा कि नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं, इंडिया सकारात्मक है और सकारात्मक ही रहेगा। तो बीजेपी पर हमलावर अखिलेश यादव और नसीहत पर कैसे उन्होंने जवाब दिया है, इसी पर आपका रिएक्शन भी लेती हूं। अजय आलोक जी, अपनी बात भी जल्दी से पूरी कर लीजिएगा। ये देखिए, आपकी नसीहत पर कह रहे हैं कि जिन लोगों का इतिहास ही धोखा देने का रहा है वो हमें ना सिखाएं, एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं वो। भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी कि कांग्रेस भस्मासुर है। वो इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस ने इन पे आय से अधिक संपत्ति का केस किया था और बाद में जब 2009 के कैश फॉर वोट का कांड हुआ न्यूक्लियर डील में, वो केस हटाने के लिए इनका समर्थन ले लिया। 2004 में 40 सांसद होने के बावजूद भी इनको यूपीए में नहीं लिया, मुलायम सिंह के साथ बैठक नहीं की, लगातार अपमानित किया। भाई, हाल फिलहाल में अखिलेश याद होगा आपको। तो इन तमाम बातों के बाद हमारी नसीहत नहीं लेनी है तो ना लें, हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो कोई नसीहत पहनाएगा नहीं। नहीं लेनी है, मत लीजिए, अपना हश्र खुद देखिएगा क्या होता है आने वाले दिनों में। आपने अखिलेश यादव ने भी इतिहास का जिक्र किया कि इतिहास को देखा जाए तो धोखा देने का इतिहास इन्हीं का रहा है। अब ये भी वही इतिहास गिना रहे थे, अजय आलोक भी इतिहास ही गिनाकर कह रहे थे कि देखिए ये हुआ है आपके साथ, इसीलिए नसीहत दी हमने। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो हमेशा गागर में सागर भरने का काम करते हैं। वो सच सैया के 2 हरे, देखन में छोटा लगे घाव करन गंभीर। वो जो बात कहते हैं उसका बड़ा परिप्रेक्ष्य होता है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले से धोखा देने का इतिहास रहा, इसलिए कहा कि जब सावरकर बहुत बनते थे कि हम वीर हैं, तो गांधी ने कहा कि सावरकर आइए हम आप साथ मिल करके और आजादी की लड़ाई लड़ें। तब जानते हैं सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने कहा कि नहीं, हमारी तो सांस्कृतिक लड़ाई है, हम देश के आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिसने पूज्य गांधी के जिनमें हत्या का जो उन पर आरोप लगा हो, गांधी तक को जिसने धोखा दिया हो, आधुनिक समय में देखें तो आडवाणी जी से लेकर के, शिवसेना से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, मणिपुर की माताओं बहनों को धोखा किसने दिया? इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार पर धोखा किसने दिया? देश के वीर सैनिकों को जो इस देश की अपने सीने पे गोली खा के सरहद की सुरक्षा करते हैं, उनको अग्निवीर बनाने का धोखा किसने दिया? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी
और बीजेपी का समूचा चरित्र ही धोखेबाजों का और झूठों का है। झूठों की एक बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर आलोक जैसे झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो ये झूठों की एक बड़ी जमात है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में एक साथी हैं, हालांकि वो साथी गांवों में नहीं जाते हैं, मैं जानता हूं, लखनऊ का एक दल्ला है साथी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसान की बात करें, मैं इस्तेमाल कीजिए भाषा किस तरीके की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोज काका नेशनल चैनल पे बैठे हैं, थोड़ा ये तो सोचिए। नहीं प्लीज, मैं आपको इसके लिए अलाउ नहीं कर सकती। आप सदे हुए शब्दों के साथ और थोड़ा ऐसे शब्दों के साथ जो सुनने में सही लगे। प्लीज मनोज काका, आपसे उम्मीद नहीं आप तरह की भाषा, तो क्या आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, आप इस तरह की भाषा आगे मत यूज कीजिएगा, आप खत्म करिए। नहीं शिरीन, जब लोग शिरीन बोलिए शिरीन, जब लोग लगातार अमर्यादित, आज तो नहीं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी मनोज काका, प्लीज ये नहीं आप कर पाएंगे आगे। 5 महीना पहले की वीडियो, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अमर्यादित भाषा शिरीन, हम लोग अमर्यादित भाषा बोल आचरण किसी के भी कभी पक्षधर नहीं रहते। ये सवाल जब पूछा जा रहा है कि 69,000 नहीं है, लेकिन उसी भाषा का इस्तेमाल जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए रोहित शायद इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल, ठीक है मनोज काका आप सुन लीजिए। ठीक है रख रही है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मनोज काका रोहित अग्रवाल को कायम है, उनको सुन लेते हैं। चंदौली में हत्या हो गई, लगातार सब जनपदों में पुलिस के संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं। मनोज काका, आप एक बार बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप सुनते नहीं, आपसे कहा किया जा रहा है। मैं आपको कह रही हूँ, होंगे आप शांत हो जाइए। कभी खेत देखा नहीं, वो भाषण पूरा नहीं सुनने के लिए बैठी हूँ मैं आपका यहाँ पर। रोहित अग्रवाल आइए। देखिए, ऐसा है, स्थिति आज ये हो चुकी है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भूमिका में काम करना चाहिए। जनता ने इनको निरंतर नकारा है, उसके बाद भी ये चेत नहीं रहे हैं। ये पता नहीं कौन से आत्ममुग्ध स्थिति में हैं कि ये किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता में झूठ परोस के ये जीतना चाहते हैं। आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो, दिल्ली में हाशिर देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन ऑलरेडी टूट चुका है। काहे का इंडिया गठबंधन इनका बचा है? आम आदमी पार्टी में एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। और आप अगर बात करिए लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। तो काहे का गठबंधन इनका है? वो तो धोखे का गठबंधन है। आज कांग्रेस कमजोर ना होती तो कभी भी गठबंधन ना करती। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ जो व्यवहार किया, इमरजेंसी के दौरान उनको जेल में डालने का काम कांग्रेस ने किया। अब ये आज मुलायम सिंह जी हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी के पास भागते हुए आए थे। उन्होंने कहा था मेरी हत्या करवा देगी ये कांग्रेस अगर आपने मुझे संरक्षण नहीं दिया। तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के संरक्षण देने का काम किया था, जिसकी वजह से उनकी जान बची थी। आज ये मनोज काका उनके ऊपर गलबैया गा रहे हैं। और इनसे हम क्या उम्मीद करें भाषा की मर्यादा की? ये गुंडों की पार्टी है और पूरी तरीके से किस तरीके से अराजकता इन्होंने फैलाई 2012 से 17 तक, जनता ने उसी कारण इनको निरंतर नकारने का काम किया है। 17 में नकारा और अब 22 में पुनः नकार दिया है, परंतु ये अभी भी आत्ममुग्ध है और इनको लग रहा है कि ये इस तरीके से झूठ परोस के और जोर जोर से चिल्ला के, क्योंकि मंच तो इनको मिलता नहीं है, क्योंकि जनता के साथ जनता तो आती नहीं है जब ये मंच सजाते हैं। तो इसलिए डिबेट में ही नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपका जवाब अनिल यादव देना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर राकेश जी आपके पास आती हूँ। समस्या ये है शरीन जी कि भगवान राम ने इन्हें अयोध्या में आईना दिखाया, महादेव ने इन्हें बद्रीनाथ में दिखा दिया है आईना, तो ये लोग बौखलाए घूम रहे हैं। बताइए, जिस प्रदेश अध्यक्ष को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को सुझाव देना चाहिए, वो विपक्ष के नेताओं को सुझाव दिए घूम रहे हैं। किसी ने मांगा था आपसे सुझाव? काहे जबरदस्ती आप अपनी टांग अड़ाए जा रहे हैं भाई? फिर अपना अपमान करा रहे हैं, अपनी पार्टी का अपमान करा रहे हैं। जो आपकी मूल समस्याएं हैं आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं। जनता की समस्याएं, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा, जालौन की जो घटना है वो किसी से छुपी नहीं है। पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है और एक और हत्या हुई है जालौन में, आज ही एक मर्डर की घटना हुई है। आपको मैं 24 घंटे की घटना बताता हूं। बिजनौर में एक बच्चे का 3 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है और उसकी हत्या हो गई है। आप सोचिए, लखीमपुर में एक नाबालिग बच्ची जो है उसने जहर खा लिया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ लड़के छेड़ते थे और उसके पिताजी जब थाने पहुंचे तो उल्टा उन्हीं को कई घंटे थाने में बिठाए रखा। तो यह है प्रदेश की स्थिति। आप इस प्रदेश की स्थिति को ठीक करना नहीं चाहते, सिर्फ विपक्ष पर आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। उसका कारण क्या है कि आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है। आप देखिए, आप दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनिए। हमने बार बार कोशिश करी कि चर्चा हो शिक्षक भर्ती पे, चर्चा हो नीट पर, चर्चा हो अग्निवीर पे, चर्चा हो मणिपुर पे, लेकिन प्रवक्ता दोनों क्या कर रहे हैं? कोई 75 साल पहले चला जा रहा है, आजादी से भी पहले चला जा रहा है, कोई 50 साल पहले चला जा रहा है, इमरजेंसी पर
चला जा रहा है? क्योंकि समस्या ये है कि इनके पास आज का जवाब नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप ये जो घोषित कर रहे हैं कि ये दिवस मनाया जाएगा, संविधान की हत्या जैसा शब्द सिर्फ संविधान को बदलने वालों की जिनकी नीयत होगी उनके दिमाग में आ सकता है। यदि इस दिवस को मनाने से इस देश की बेरोजगारी कम हो जाए, निश्चित तौर पर मनाइए। आप इस दिवस को मनाने से यदि इस देश की महंगाई को कम कर दें, निश्चित तौर पर मनाइए। टमाटर, आलू, प्याज जिनके जो 2.5 गुना रेट हो गए उनको यदि आप कम कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर मनाइए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन सिर्फ आप मुद्दों से बरगलाने के लिए जा रहे हैं। ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि पुरानी बातों को याद ना करो, वो पुरानी बातें भूल ही नहीं जाती। हम कह रहे हैं कि आज प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। ओके राकेश जी, आप देखिए बीजेपी, राकेश जी मतलब बीजेपी ने ये तो टारगेट अपना सेट कर लिया है ना कि नैरेटिव सेट किया था विपक्ष ने, और अब ये लोग ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, मतलब जनता के बीच ये मैसेज जाए कि क्या विपक्ष ने किया, यही कोशिश है सर? नहीं शिरीन जी, आज की बैठक में तमाम तरह के बड़े नेताओं का संबोधन हुआ, लेकिन अभी अपने एबीपी न्यूज में हेडलाइन चल रही थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है योगी जी का कथन। योगी जी ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा अति आत्मविश्वास के कारण हमें हार मिली 24 में जी। वो क्या था? क्योंकि लगातार आप देखिए 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चारों तरफ से सिर्फ योगी जी के कामकाज, योगी जी के प्रशासन, योगी जी के नौकरशाह, कार्यकर्ता, इन पर ही सवाल खड़ा किया गया उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। जिधर से देखिए उधर से वही प्रश्न आ रहा था। तो उन्होंने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा किया कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। अब ये सीधे सीधे ये जा रहा कि ये किसके अंदर था अति आत्मविश्वास। दूसरा, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव संदेश दिया कि कार्यकर्ताओं को बैक फुट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक जो हम लोग बैठ के आकलन कर रहे थे कि समीक्षा के बाद किसके ऊपर गाज गिरेगी, कार्यकर्ता पे गिरेगी, नेता पे गिरेगी, पदाधिकारी पे गिरेगी, उन्होंने एक छाता लगा के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिया है कि किसी के ऊपर हम कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो आप देखें कि योगी जी जिनको चुनाव लड़ाना है, जिनको चुनाव जिताना है, वो फ्रंट पे आके दोनों तस्वीर क्लियर कर चुके हैं कि 24 में हार का एक कारण क्या था और 27 और उपचुनाव हम जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को किस स्थिति में लेके जाएंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। हारे हुए लोग भले ही कितना ही तोहमत लगाएं, कितना ही आरोप लगाएं, हम उनका कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है। और अजय आलोक जी, देखिए मुख्यमंत्री ने ये माना कि अति आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो पॉइंट रहा था। आपके मंत्रियों की भी तरफ से भी तो ये लगातार कहा जा रहा है, चाहे भ्रष्टाचार की बात उठाई जा रही हो या फिर ये कहा जा रहा हो कि नाराजगी बड़े लेवल पर है, यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व से ये तक कहा गया कि अब बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, जिस विधायक जी की आप बात करें जिन्होंने बयान दिया था, रमेश मिश्रा जी ने, उन्होंने अपने बयान से वापस पलट भी लिया, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के बोला जा रहा है। खैर एनीवे, पूर्व मंत्री मोती सिंह ने भी कहा कि बहुत व्यापक भ्रष्टाचार है। हाँ। देखिए शिरीन जी, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पूर्व विधायक हैं, बहुत पूर्व एमपी हैं, वर्तमान के विधायक हैं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी सोच हो सकती है, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात रखते हैं। नेतृत्व क्या करता है? सबकी बातें सुनता है, उनको छानता है और उसके बाद जो सोल्यूशन निकालना है वो देता है। तो ठीक है, लोग जो बोल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये बातें तो हम तक पहुंच रही है ना। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इन सब चीजों को लेके गंभीर है, इसमें काम करेगा। इसी को तो समीक्षा कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ तारीफी तारीफ तारीफी तारीफ तारीफी तारीफ वही समीक्षा हो गई। एक तरफा नहीं होता है ना, सबको आपको सुनना पड़ेगा, तब उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बीजेपी यही काम कर रही है और ये हम आज से नहीं करते हैं, बहुत दिन से करते आए हैं। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्र को ये बताना चाहता हूं कि भाई हमने जो सलाह दी है, लेना हो लें समाजवादी पार्टी, नहीं लेना हो ना लें, लेकिन आपके चरित्र का वर्णन तो हम जरूर करेंगे ना। यहाँ हमारे जो सबसे बड़े संविधान विरोधी पार्टी के उन्होंने भी और अखिलेश यादव ने भी इसे सिरे से एक तरीके से ठुकरा ही दिया इस नसीहत को। अनिल यादव जी, मैं ले नहीं पाऊंगी आपका कमेंट क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।